नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून के बारे में जिसने भारत के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही भारत में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। यह बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा निर्णय है जो करोड़ों गेमर्स, हजारों कर्मचारियों और अरबों रुपए के निवेश को प्रभावित करने वाला है। ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी, विंजो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पहले से ही अपने रियल मनी गेम्स बंद कर चुके हैं। आज हम इस कानून की बारीकियों को समझेंगे, इसके पीछे की राजनीति को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि यह कानून वास्तव में जनता के फायदे में है या फिर यह एक ऐसा निर्णय है जो अधूरी समझ के साथ लिया गया है। यह बिल कोई अचानक से नहीं आया है। इसकी जड़ें 3 साल पहले से ही मजबूत हो रही थीं। सरकार के अनुसार 3.5 साल के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बैलेंस्ड अप्रोच बताया है, जो अच्छे गेमिंग को प्रमोट करता है और हार्मफुल गेमिंग को बैन करता है। 20 अगस्त को लोकसभा में यह बिल पास हुआ, 21 अगस्त को राज्यसभा की मंजूरी मिली और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की असेंट के साथ यह कानून बन गया। यह गति देखकर लगता है जैसे सरकार को बहुत जल्दी थी इसे इंप्लीमेंट करने की। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने इस बिल पर प्रॉपर डिस्कशन की मांग की थी। कांग्रेस एमपी कार्ति चिदंबरम ने इसे क्नी जर्क रिएक्शन बताया और कहा कि इंडस्ट्री कंसल्टेशन के बिना यह कानून लाया गया है, लेकिन सरकार ने वॉइस वोट के जरिए इसे पास करा दिया। बिल के पास होने के दौरान विपक्ष ने डिसरप्शन भी किया क्योंकि वे बिहार के इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर डिस्कशन चाहते थे। लेकिन वैष्णव जी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को बायपास कर रहे हैं। अब आते हैं इस कानून की असली बात पर। यह कानून गेमिंग सेक्टर को 3 कैटेगरीज में बांटता है। पहली कैटेगरी ऑनलाइन मनी गेम्स। इसमें वे सभी गेम्स शामिल हैं जहां पैसा डिपॉजिट करके विनिंग्स की एक्सपेक्टेशन की जाती है, फिर चाहे वह स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, सब बैंड है। फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर पोकर, रम्मी तक सब कुछ। दूसरी श्रेणी ई स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धी गेमिंग जहां कोई बेटिंग नहीं होती। सरकार इसे वैध स्पोर्ट मानकर वैध रिकॉग्निशन देना चाहती है। तीसरी कैटेगरी ऑनलाइन सोशल गेम्स, चेस, सुडोकू, सॉलिटेयर जैसे गेम्स जो एंटरटेनमेंट या लर्निंग के लिए हैं। इनमें सब्सक्रिप्शन फी ले सकते हैं लेकिन स्टेक्स नहीं। रियल मनी गेमिंग सर्विस ऑफर करने पर 3 साल जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों। ऐसे गेम्स का एडवर्टाइजमेंट करने पर 2 साल जेल या 50 लाख जुर्माना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करने पर 3 साल जेल या 1 करोड़ जुर्माना। दूसरी बार ऑफेंस करने पर मिनिमम 3 साल जेल और मिनिमम 1 करोड़ जुर्माना, मैक्सिमम 5 साल जेल और 2 करोड़ जुर्माना। एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेम्स को क्लासिफाई करेगी, कंप्लेंट्स हैंडल करेगी और सेक्टर को रेगुलेट करेगी। और हां, यह कानून बिना वारंट के सर्च और सीजर की पावर भी देता है। डिजिटल प्राइवेसी के एडवोकेट्स के लिए यह चिंता का विषय है। सरकार के पास इस कानून को जस्टिफाई करने के लिए कुछ गंभीर स्टैटिस्टिक्स हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 45 करोड़ यूजर्स अफेक्टेड हुए हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग से। सालाना 20,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स वाइप आउट हो जाती है। तमिलनाडु में 2019 से 2024 के बीच 47 सुइसाइड्स हुए हैं गेमिंग एडिक्शन के कारण। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के केसेस भी सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स मैनिपुलेटिव डिजाइन फीचर्स और एडिक्टिव एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कंपल्सिव बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का भी हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशन चैनल्स के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या पूरी इंडस्ट्री को बैन करना ही एकमात्र सॉल्यूशन था? क्या रेगुलेशन और मॉनिटरिंग से काम नहीं चल सकता था? सरकार का कंपैरिजन चिट फंड स्कैम से दिलचस्प है। वैष्णव जी ने कहा, जैसे चिट फंड्स ने फैमिलीज को बर्बाद किया था और फिर कानून लाना पड़ा, वैसे ही मनी गेमिंग भी एड्रेस करनी पड़ी। लेकिन यह कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर लगता है क्योंकि स्किल बेस्ड गेम्स को भी सेम कैटेगरी में डाल दिया गया है। इंडस्ट्री की रिएक्शन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था। शॉक, डिस्मे और पैनिक। आंकड़े देखिए तो समझ जाएंगे कि यह कितना बड़ा झटका है। मार्केट साइज की बात करें तो वर्तमान में इसका मूल्य लगभग $3.7 बिलियन यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए है, जो 2029 तक बढ़कर $9.1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मनी गेमिंग सेगमेंट सबसे बड़ा योगदान देता है और कुल राजस्व का लगभग 86% हिस्सा अकेले इसी से आता है। इस क्षेत्र का रोजगार पर भी महत्वपूर्ण असर है।
जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वहीं 400 से अधिक स्टार्टअप्स के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है और करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जोखिम में है। टैक्स राजस्व की दृष्टि से देखें तो अकेले सालाना जीएसटी कलेक्शन लगभग 20,000 करोड़ रुपए का होता है। इसके अलावा आयकर संग्रहण पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। टाइगर ग्लोबल, पीक एक्सफायर पार्टनर्स, क्राइस्ट कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर का स्टेक है। ड्रीम स्पोर्ट्स का आखिरी वैल्यूएशन 8 अरब डॉलर था। एमपीएल का 2 अरब 50 करोड़ डॉलर था। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF ने होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा है कि यह बैन डेथ नेल होगा इंडस्ट्री के लिए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से यूजर्स इलीगल ऑफशोर ऑपरेटर्स के पास चले जाएंगे। ड्रीम 11 ने तुरंत पे टू प्ले कॉन्टेस्ट सस्पेंड कर दिए। एमपीएल ने ऑल रियल मनी ऑफरिंग्स बंद कर दिए। पोकरबाजी ने बहुत भारी दिल से ऑपरेशंस पॉज करने का अनाउंस किया। यहां तक कि नाजरा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 17% गिर गए। जो इंडस्ट्री 31,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, जो 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी और जो इनोवेशन हब बनने की दिशा में थी, उसे ओवरनाइट हार्मफुल डिक्लेयर कर दिया गया। प्लानिंग और कंसल्टेशन की इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उन करोड़ यूजर्स का क्या होगा जिनके पास इन प्लेटफॉर्म्स में पैसे पड़े हैं? गुड न्यूज ये है कि सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स ने अश्योर किया है कि यूजर फंड सेफ हैं और विथड्रॉल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ड्रीम 11 ने कहा, योर अकाउंट बैलेंस इज सेफ एंड अवेलेबल फॉर यू टू विथड्रॉ। एमपीएल, पोकरबाजी, विंजियो सब ने सेम एश्योरेंस दिया है। विथड्रॉल प्रोसेस है कि एग्जिस्टिंग बैलेंसेस को विथड्रॉ किया जा सकता है। न्यू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे। कस्टमर सर्विस टीम्स अभी भी एक्टिव हैं। हजारों यूजर्स पैनिक में हैं। सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स में विथड्रॉल में डिले हो रहा है। हालांकि कंपनीज कह रही हैं कि यह टेम्पररी टेक्निकल इशू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सभी फ्री गेम्स कंटिन्यू रहेंगी। लूडो, कैरम, चेस जैसे गेम्स बिना मनी इन्वॉल्व के खेले जा सकते हैं। एक और सवाल उठता है, जो यूजर्स जेन्युइनली स्किल बेस्ड गेम्स एंजॉय करते थे, उनके लिए कोई लीगल ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। ये कुछ ऐसा है जैसे चेस में मनी इन्वॉल्व कर दो तो वह भी गैम्बलिंग बन जाए। सरकार का कहना है कि यह बिल एक बैलेंस्ड अप्रोच है। एक तरफ रियल मनी गेमिंग को बैन किया, दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का वादा किया। ई स्पोर्ट्स के लिए बेनिफिट्स है कि लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी कॉम्पिटिटिव गेमिंग को। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डेडिकेटेड फ्रेमवर्क बनाएगी। ट्रेनिंग एकेडमीज एस्टैब्लिश होंगी। सेफ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ई स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम अभी भी नेसेंट स्टेज में है। रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं है, ऑडियंस बेस लिमिटेड है और इंटरनेशनल कंपटीशन में कंपीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। रियल मनी गेमिंग ने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया था, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यूजर एंगेजमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, वह ओवरनाइट डिसअपीयर हो गया। ई स्पोर्ट्स उसका रिप्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं, यह टाइम बताएगा। इस कानून के खिलाफ लीगल चैलेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। मुंबई के लॉयर जे सैता ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था कि वे इस बिल को आर्टिकल 111 के तहत वापस भेजें पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। मेन लीगल ऑब्जेक्शंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में एंट्री 34 के तहत बेटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट्स का सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करने का अथॉरिटी कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स में स्किल बेस्ड गेम्स को गैम्बलिंग से अलग माना गया है। यह बिल उस डिस्टिंक्शन को इग्नोर करता है। इतना मेजर लेजिस्लेशन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के प्रॉपर कंसल्टेशन के बिना पास किया गया। सोर्सेज के अनुसार मेजर गेमिंग कंपनी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि लैक ऑफ प्रॉपर कंसल्टेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल, इकोनॉमिक इंपैक्ट पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, स्किल बेस्ड गेम्स को रॉन्गली इंक्लूड करना। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? इंडस्ट्री कैसे अडेप्ट करेगी? मैस ले ऑफ्स होंगे। एस्टिमेट्स 2 लाख नौकरियों का जोखिम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को हैवी ब्लो। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में गिरावट। टैक्स रेवेन्यू में इमीडिएट कमी। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है तो इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है प्रॉपर रेगुलेशन के साथ। कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल पिवट कर सकती हैं ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेमिंग की तरफ, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन का चैलेंज रहेगा। मेजर कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकती हैं। ड्रीम 11 पहले से ही यूएस में एक्टिविटीज शुरू कर चुका है। दोस्तों, यह ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 निश्चित रूप से भारत के डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है।
एक तरफ सरकार का आर्गुमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एडिक्शन प्रिवेंशन और नेशनल सिक्योरिटी का। दूसरी तरफ इंडस्ट्री का कहना है कि यह इनोवेशन को स्टाइफल कर रहा है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ट्रूथ शायद कहीं बीच में है। रियल मनी गेमिंग में प्रॉब्लम्स थीं। एडिक्शन, फाइनेंशियल रूइन और सिक्योरिटी कंसर्न्स जेन्युइन थे, लेकिन कंप्लीट बैन के बजाय स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एक बेटर अप्रोच हो सकता था। यह केस स्टडी है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट होता है। $3.7 अरब उद्योग को एक रात में बैन करना, 2 लाख नौकरियों को जोखिम में डालना और स्थापित कानूनी पूर्वानुमान को इग्नोर करना, यह सब क्वेश्चंस रेज करता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितनी कॉम्प्रिहेंसिव थी। स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेमिंग को प्रमोट करने का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और इकोसिस्टम बिल्डिंग में टाइम लगेगा। तब तक इंडिया एक पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर को खो चुका होगा। आने वाले महीने क्रूशल होंगे। लीगल चैलेंजेस, इंडस्ट्री एडेप्टेशन और गवर्नमेंट का ई स्पोर्ट्स प्रमोशन प्लान सब कुछ डिटरमाइन करेगा कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। आप सभी का क्या ओपिनियन है इस कानून के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।